चलिए, गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और आपके सिलेबस में जो नए एक्ट इंक्लूड किए गए हैं, रीजन बिंग की रिप्लेस हो गए थे 1 जुलाई 2024 से। ठीक है जी। नए क्रिमिनल लॉज आए थे, सबको पता होगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया अच्छे से। पिछले पूरे चैप्टर में ये पढ़ा है कि इंडिया का जो एक्ट था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, इसको बदल करके क्या लाया गया? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसी तरीके से सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड होता था, उसको चेंज करके क्या लेकर के आए हैं? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। इसी तरीके से एविडेंस एक्ट, इसको बदल करके क्या लेकर के आए जी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है जी, बीएसए। आ गई बात समझ में? यानी कि एविडेंस एक्ट जो है हमारा, इसको रिप्लेस करके एक नया एक्ट ले आए जिसका नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, उसी को ये कह लो अब क्या बना दिया गया जी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इतनी बात समझ में आती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट लेकर के आए। ये किस बारे में बताएगा? बोलो भाई। जो इंडियन एविडेंस एक्ट बताता था पहले। ओके। एविडेंस एक्ट, एविडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सबूत, वैसे साक्ष्य। ठीक है जी। एविडेंस क्या होता है, किस तरीके का एविडेंस होना चाहिए, किसे एविडेंस नहीं मानेंगे, कौन एविडेंस दे सकता है, क्या चीज एविडेंस नहीं होती, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं। ठीक है जी। एविडेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है सारे कहां इंक्लूड किए गए हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसकी जगह अब क्या है आपका? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये बात समझ गए? बोलो भाई। तो सबसे पहली बात तो लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। अभी तक लास्ट ईयर तक जो थे वो क्या थे जी? इंडियन एविडेंस एक्ट। अब क्या आ गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। इन शॉर्ट वैसे बताऊं तो ज्यादा कुछ आपको बदलाव नहीं मिलेगा, रीजन बिंग कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। बस आपको एविडेंस एक्ट की जगह साक्ष्य अधिनियम पढ़ना होगा बार बार। ओके। कंटेंट सेम है, देखो पहले भी, कि कौन से एविडेंस रिलेवेंट होते हैं, कौन से एविडेंस रिलेवेंट नहीं होते, रिलेवेंट किसी किसे माना जाता है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ के आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें। कुछ मेन कंसेप्ट्स हैं कि ओथ क्या है, रिलेवेंसी क्या होती है, एडमिसिबिलिटी, फैक्ट इन इशू क्या, एडमिशन, कन्फेशन क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन, थर्ड पर्सन की ओपिनियन मायने रखती है या नहीं रखती है। ठीक है जी। बेसिक कंसेप्ट क्या है ये बताएंगे, रिलेवेंसी के बारे में बताएंगे, एडमिसिबिलिटी, फैक्ट इन इशू, रिलेटेड फैक्ट, एडमिशन, कन्फेशन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है, यानी कि जिनको प्रोटेक्ट किया जाएगा किस चीज से रिलेटेड? बोलो भाई। जिसे एविडेंस के तौर पे नहीं दिया जा सकता, कि कुछ ऐसी कम्युनिकेशन है क्या जो आप एविडेंस के तौर पे नहीं मांग सकते। ओरल एविडेंस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एंड ई एविडेंस क्या होते हैं। बीएसए को लाने का पर्पस ये था कि जो ऑडियो विजुअल एविडेंसेस होते हैं, जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं, या जो ई एविडेंसेस होते हैं, उनको थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई है इन कंपैरिजन जितना पहले होता था। तो बीएसए को लाया गया है, कुछ नई चीजें बताई गई हैं, नई चीजों को इंक्लूड करना जरूरी था, इसलिए हम पुराना कानून बदल के नया लेकर के आए। चैप्टर का नाम इसी अनुसार है, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। एविडेंस से रिलेटेड कौन सा कानून है। आई बात समझ में कि एविडेंस से रिलेटेड कौन सा कानून है, और कौन सा कानून है जिसके बारे में हमें पढ़ना है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डन। ये नया एक्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके। एविडेंस आपके सिविल सूट्स में भी दिए जाते हैं और क्रिमिनल सूट्स में भी दिए जाते हैं, तो दोनों से रिलेटेड है। ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसमें इसका थोड़ा सा ज्यादा रोल आता है। ऑल्दो एविडेंसेस चाहे सिविल डिस्प्यूट हो चाहे क्रिमिनल डिस्प्यूट हो, दोनों में ही एविडेंसेस काम आते हैं। एविडेंस कब कब चाहिए होते हैं? जब कोई एक्यूज्ड है उसको कन्विक्टेड प्रूव करना है,
या कोई अक्यूज्ड ये कह रहा है कि आई एम नॉट अक्यूज्ड, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया। एविडेंसेस क्यों चाहिए होते हैं, सोचा है कभी? एविडेंस क्यों चाहिए, साक्ष्य क्यों चाहिए? क्या हो जाता है साक्ष्य मिलने से, बताओ भाई? असलियत सामने आ जाती है, नकलियत नहीं आ सकती सामने, सच्चाई सामने आती है, झूठ सामने नहीं आ सकता किसी का। आ सकता है ना, सच्चाई छोड़ो, किसी का झूठ भी तो सामने आ सकता है। एविडेंस से क्या होगा, बोलो? हाँ जी, केस सॉल्व हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी, असलियत पता लग जाएगी, यही कह रहे हो? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, जिन सवालों पे, जिन क्वेश्चंस पे एक्ट समझाता है ऐसे कि जिन क्वेश्चंस पे कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी समझते हो भाई? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, इसके लिए कह रहे यही चोर है, दूसरा पर्सन कह रहा है नहीं ये चोर नहीं है। या फिर ये कह लो किसी ने बोला ये चोर है, ये कह रहा है मैं चोर नहीं हूं। ये कह रहे हैं इसी ने कत्ल किया है, ये कह रहा है मैंने कत्ल नहीं किया है, मैं तो बचाने गया था। ये पर्सन कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, ये कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है। इन शॉर्ट, जब भी कोर्ट के सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन पे कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, तो उन कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए या उसका सॉल्यूशन देने के लिए कौन आता है? आपका एविडेंस आता है, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को क्या कर देगा? सोल्व कर देगा। ऐसे समझाया है लॉ ने। लॉ ऑफ एविडेंस बनाना इसलिए जरूरी था कि जब भी सूट्स में जज के सामने एविडेंसेस आए तो उससे रिलेटेड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ लीगल प्रोविजंस हो, इसलिए एविडेंस एक्ट आता है। और अब क्या है आपका? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आइए बात समझ में, बोलो भाई। यानी कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, ऐसे समझो, द लॉ ऑफ एविडेंस मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है, कभी भी पूछे ना व्हाट इज लॉ ऑफ एविडेंस या एविडेंस एक्ट क्या है, जिसको अब किस नाम से जानते हैं हम? भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? तो बोलो ये सेट ऑफ रूल्स है, इट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स या सेट ऑफ रूल्स। किस लिए बनाया गया? फॉर असर्टेनिंग, क्या करने के लिए? असर्टेन करने के लिए, प्रॉपर, यानी कि अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर असर्टेनिंग controversial questions of fact in judicial inquiries। फैक्ट क्या है बेटा? फैक्ट किसे कहते हैं? तथ्य। ये तो हिंदी मीनिंग हो गया। तथ्य क्या है? तथ्य, तथ्य फैक्ट है, फैक्ट तथ्य है? यही जीवन का सत्य है? बोलो भाई। जो ट्रू है वही फैक्ट है, जो फॉल्स है वो फैक्ट नहीं है। देखो, फैक्ट को आगे समझाएंगे। जैसे मैं एक बेसिक सी बात बताता हूं कि मान लो एक क्राइम सीन पे जब गए, ठीक है जी, तो वहां पे फॉर एग्जांपल एक इनहेलर मिला, ठीक है जी, जो जनरली पेशेंट होते हैं, ठीक है जी, वो इनहेलर रखते हैं एक दवाई लेने के लिए, वो मिला, ठीक है, जबकि जिसका मर्डर हुआ वो ये यूज नहीं करता। ये मिला है, ये भी क्या है? एक फैक्ट। किचन में देखा गया एक सेट है जिसमें 6 चाकू रखे होने चाहिए, 5 रखे हैं, एक गायब है, ये भी क्या है? फैक्ट है। खिड़की का कांच टूटा हुआ है, ये भी क्या है? फैक्ट है। पड़ोसी ने उस रात को कोई शोर सुना था लड़ाई झगड़े का, ये भी क्या है? फैक्ट है। आमतौर पे उस घर की लाइट जल्दी बंद हो जाती है, उस दिन लेट तक जग रही थी, ये भी क्या है? फैक्ट है। वो पर्सन डेली काम से लौट आता है 6-7 बजे, उस दिन जल्दी आ गया था, ये भी एक फैक्ट है। आई बात समझ में? ये चीजें भाई फैक्ट क्या होते हैं? कुछ भी आप कह सकते हो, कोई भी चीज एक फैक्ट है। तो कह रहे हैं एविडेंस क्या है? लॉ ऑफ एविडेंस एक सेट ऑफ रूल्स है जो असर्टेन करवाता है हमें। क्या असर्टेन करवाता है? कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट इन जुडिशियल इंक्वायरीज। जब जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो उस पे समय जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो फैक्ट से रिलेटेड हैं, जिन पे कंट्रोवर्सी चल रही है। अब ये बोला गया, मान लो जो एक्यूज्ड है ये भी पेशेंट है सांस का, तो कह रहे हैं कि देखो जी आप भी पेशेंट हो सांस के, और
आपके पास होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो हो सकता है जो वहां मिला है वो आपका ही गिरा होगा जब आप क्राइम को अंजाम देकर के भागे। ये कह रहा है जी ये मेरा नहीं है, मैं वहां था ही नहीं। आ गई क्वेश्चन। देखो कभी भी कंट्रोवर्सी कब होती है, जब दो ओपिनियंस आ जाती हैं, एक इस तरफ कह लो, दूसरी दूसरी तरफ कह लो, यानी कि एक पॉजिटिव सेंस में है, एक नेगेटिव सेंस में है, हो गई कंट्रोवर्सी। तो कह रहे एक सेट ऑफ रूल्स तैयार किया गया, एक सिस्टम ऑफ रूल्स तैयार किया गया असर्टेन करने के लिए। क्या असर्टेन करने के लिए? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो होते हैं जुडिशियल इंक्वायरीज में, उनको असर्टेन करने। एंड दिस सिस्टम ऑफ असर्टेनिंग द फैक्ट which are the essential elements of a right or liability and is the primary and perhaps the most difficult function of the court is regulated by a set of rules and principles known as law of evidence। कह रहे जब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सामने आते हैं तो इसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड था, एक सिस्टम रिक्वायर्ड था जो इन फैक्ट्स को क्या कर सके, पता लगाने में हमारी मदद कर सके। और ये सेट ऑफ रूल्स काम आता है किनके? जजेस के। जब क्या करते हैं वो अपना काम करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि किसकी राइट है, किसकी लाइबिलिटी है। आई बात समझ में? एंड परहैप्स जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कोर्ट का वो यही होता है कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का आंसर कैसे ढूंढा जाए, और इसमें हेल्प करने के लिए आता है एक सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ एविडेंस के नाम से। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। कह रहे ये एक्ट इसीलिए आया है जिसमें क्या है जी, ये एक्ट हेल्प करेगा, ये एक्ट आता है कंसोलिडेट करता है और रूल्स बनाता है किस चीज के लिए? बोलो भाई, एविडेंस को डील करने के लिए, ताकि एक अच्छा ट्रायल चल सके। समझ गए भाई? बोलो भाई, डन? इतनी बात समझ में आती है? समझ गए क्या है लॉ ऑफ एविडेंस? लॉ ऑफ एविडेंस एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको सब बताएगा कि क्या एविडेंस होता है, क्या एविडेंस नहीं होता, ठीक है, क्या चीजें हैं, कैसे सब चलेंगे। शुरुआत वहां से नहीं करवाऊंगा चैप्टर की, शुरुआत करवाऊंगा यहां से। अब सब आ जाइए। पेज नंबर 101 पे आईसीएसआई ने जो आपका सप्लीमेंट इशू किया है, जो स्टडी मटेरियल आईसीएसआई ने दिया है, उसके पेज नंबर 101 पे वहीं से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, जो स्टडी मटेरियल आईसीएसआई ने इशू किया है। लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और शुरुआत में करवाऊंगा यहां से एविडेंस किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एविडेंस क्या है। ठीक है जी, एविडेंस क्या है? तो कह रहे हैं एविडेंस है जी दो तरीके के, ऐसे समझो। एक ओरल, बोलो भाई, और दूसरे डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्री। इन शॉर्ट, ऐसा सबूत, ऐसा साक्ष्य, ठीक है जी, जो बोल करके दिया जाए वो क्या है? ओरल एविडेंस। मैंने देखा था उसको वहां से भागते हुए, मैंने देखा था इसको उसका कत्ल करते हुए, मैंने देखा था घर की दीवार से कूद के जाते हुए, मैंने देखा था जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसमें यही बैठे थे, मैंने सुना था उस दिन गोली चलने की आवाज आई थी, मैंने सुना था साथ वाले घर में झगड़ा हो रहा था। आ रही है बात समझ में? मैंने महसूस किया था कुछ तो अजीब है, मुझे महसूस हुआ था कि एकदम से कोई गुजरा था मेरे पीछे से, मैंने मुड़ के देखा तो कोई था नहीं। मैंने महसूस किया था कि आग रात को लगी, क्योंकि आम तौर पे जितनी गर्मी होती है उससे ज्यादा गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। बोल करके जो चीजें बताई जाती हैं। आ रही है बात समझ में? मैंने देखा था इनके कपड़ों पे खून के छींटे लगे हुए थे। ओरल एविडेंस जो बोल करके दिए जाते हैं। आई बात समझ में? बोलो भाई। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो क्या है जी? डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, यानी कि रिटर्न है ये कह लीजिए, या इस तरीके से, दैट इज जो बोल करके नहीं, जो टाइप करके राइटिंग फॉर्म में है, ऐसे समझो। आई बात समझ में? एविडेंस क्या होते हैं? कह रहे ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? ओरल एविडेंसेस। क्या लिखा है देखो, कितने अच्छे से बताया। ऑल फैक्ट, सारे फैक्ट, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। जितने भी
फैक्ट होते हैं किसको छोड़ के, डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को छोड़ के सारे प्रूव किए जा सकते हैं किसके द्वारा, ओरल एविडेंस के द्वारा। समझ गए भाई? मतलब कह रहे जो चीज डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, अब मेरी आइडेंटिटी क्या है कैसे बताऊं मैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। ठीक है जी, आ रही है क्या बात समझ में? जो चीज डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है उसको छोड़ के क्या किया जा सकता है, सारी चीजें किससे प्रूव की जा सकती हैं, बोलो भाई, ओरल एविडेंस से। समझे क्या? क्या किया जा सकता है, सारी चीजें ओरल एविडेंस से प्रूव की जा सकती, कह रहे सारे फैक्ट। अब एक चीज बताओ, देखो जो चीज, अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है, जितना बिल अमाउंट लिखे है, जितनी अमाउंट बिल में लिखी है, बिल आया है, उसी से तो प्रूव करेगा ना जी, देखो इतने रुपए का बिल है, या बोल करके प्रूव हो जाएगा। एक जमीन किसके नाम पे है, किससे प्रूफ होगा, डॉक्यूमेंट पे जिसका नाम लिखा है। तो कह रहे जो चीज किससे प्रूव हो सकती है, डॉक्यूमेंट से हो सकती है, बोलो भाई, वो चीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव होगी, बाकी सारी चीजें ओरल एविडेंस से प्रूव हो सकती हैं। समझे? आ रही है क्या बात समझ में? कह रहे सारे फैक्ट किसको छोड़ के, बोलो भाई, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के किससे प्रूव हो सकते हैं, ओरल एविडेंस से। कितने तरीके के एविडेंस होते हैं, पहला, दूसरा। ओरल एविडेंस क्या है बताया नहीं, कह रहे सारे फैक्ट डॉक्यूमेंट के कंटेंट को छोड़ के किससे प्रूव हो सकते हैं, ओरल एविडेंस। किसने बोला ये, सेक्शन 54 ने। समझ गए? कह रहे द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। और कह रहे डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट होते हैं वो कैसे प्रूव हो सकते हैं, दो तरीके से, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, पहले प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। समझ गए भाई? एक हो सकते हैं प्राइमरी और दूसरे क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी। कह रहे सारे फैक्ट डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के किससे प्रूव हो सकते हैं, ओरल एविडेंस के द्वारा। और जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट है वो किससे प्रूव होंगे, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। समझ गए भाई? सारा समझाऊंगा अभी, ठीक है, टॉपिक के साथ चलेंगे बिल्कुल। इन शॉर्ट में आपको वैसे बता दूं, दो तरीके के एविडेंस है। एक क्या बोला आपने, फटाफट से बताओ, ओरल बोल करके, और डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट फॉर्म में। ये कितने टाइप के हो गए, दो, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी बोले तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, डॉक्यूमेंट खुद। आई बात समझ में? यानी कि ओरिजिनल आधार कार्ड क्या है, प्राइमरी एविडेंस है, इसकी फोटोकॉपी क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है। समझे? एक एक करके पढ़ेंगे। कह रहे दो जनरल रूल चलते हैं किसके बारे में, ओरल एविडेंस के बारे में। दो रूल चलते हैं। पहला जो आपने जस्ट अभी पढ़ा, ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। कह रहे सारे फैक्ट किसको छोड़ के, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को छोड़ के कैसे प्रूव किए जा सकते हैं, ओरल एविडेंस के द्वारा। और दूसरा सबसे अहम रूल, हेलो बोलो, जल्दी बोलो भाई क्लास। देखो सबसे पहला रूल, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। कह रहे सारे फैक्ट किसको छोड़ करके, डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को छोड़ के किससे प्रूव किए जा सकते हैं, ओरल एविडेंस है। एंड ओरल एविडेंस हमेशा कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट। ओरल एविडेंस हमेशा कैसा होगा, डायरेक्ट, दैट इज नॉट हियर से। ठीक है जी, हियर से डायरेक्ट किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एस ने कत्ल होते हुए देखा, किसको देखा, मान लो मिस्टर आर कत्ल कर रहे हैं, किसने देखा, मिस्टर एस ने। मिस्टर एस ने आकर के मुझे बताया। समझ गए भाई? मैं कोर्ट में गवाही दे रहा हूं, यस योर ऑनर, जज साहब, मिस्टर आर ने ही कत्ल किया है,
ठीक है जी। जज ने पूछा आपने देखा? नहीं, मेरे को मिस्टर एस ने बताया जी, उन्होंने देखा था। ये ओरल एविडेंस कभी भी मान्य नहीं होगा। डायरेक्ट का मतलब क्या है? कोई चीज देखी जा सकती है तो जिसने देखी है वही बताए, सुनी जा सकती है तो जिसने सुनी है वही बताए, या फील की जा सकती है तो जिसने फील की है वही बताए। कोई और आके बताएगा तो वो डायरेक्ट नहीं है, हियर से। इनडायरेक्ट नहीं, हियर से। सुने सुनाए एविडेंस आप कोर्ट में नहीं दे सकते। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। क्लियर? पढ़ो यहां से लेकर के, ठीक है जी, और यहां तक पढ़े। ठीक है, मैं 2-3 मिनट में आया, फिर कंटिन्यू करेंगे, इतने आप पढ़ो इसे। क्लास पोज कर रहा हूं एक। ओरल एविडेंस क्या होते हैं भाई? वो सारे फैक्ट किसको छोड़ के, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को छोड़ के प्रूव किए जा सकते हैं किसके द्वारा? ओरल एविडेंस। ऐसे बताया है। सबसे पहले क्या बताया कि सारे फैक्ट प्रूव किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट को, कंटेंट को छोड़ के। तो डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट है उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है? कह रहे उनको या तो प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा। समझ गए? यानी कि दो चीजें निकल के आई ओरल एविडेंस के बारे में। अभी नहीं बता रहे कि ओरल एविडेंस क्या है, ठीक है? एक्ट ने अभी नहीं बताया, जितना हमने पढ़ा है कहीं भी नहीं लिखा व्हाट आर ओरल एविडेंस। सबसे पहले ये बताया कि ओरल एविडेंस दिए जा सकते सभी फैक्ट के लिए, किसको छोड़ के? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। और दूसरी बात क्या बताई कि ओरल एविडेंस हमेशा कैसे होने चाहिए? डायरेक्ट। होते क्या है ये अब पढ़ेंगे हम। सी, ओरल एविडेंस मीन्स स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट। कह रहे हैं ओरल एविडेंस का मतलब वो सारी स्टेटमेंट्स जिसे कोर्ट ने परमिट किया है या कोर्ट कह रहा है कि हमारे सामने दीजिए वो स्टेटमेंट्स। किसके द्वारा? बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। वो भी सिर्फ किनके द्वारा? विटनेसेस के द्वारा, जो किससे जुड़े हैं? उन मैटर्स से जुड़े हैं, जो मैटर किसके हैं? उस फैक्ट के जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। मैं कह रहा हूं बहुत तरीके से, बहुत आराम से, तसल्ली से करवाऊंगा, सिर्फ सुन लेना नियत करके। यहां पे जो वर्ड है उनका खेल है सारा, ना तो अपना दिमाग चलाना थोड़ा सा भी, सिर्फ जितना बताऊं उतना सुनते चलना तरीके से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा तैयार और वैसे भी समझ में आ जाएगा। और एक भी क्लास अगर छोड़ोगे तो मैं साफ स्पष्ट कह रहा हूं, भूल जाना कि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। कुछ वर्ड मैंने बता दिए। फैक्ट बहुत सारे होते हैं, कुछ फैक्ट्स की इंक्वायरी होती है, इनमें मैटर्स होते हैं अलग अलग, और उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी जाती हैं विटनेस के द्वारा, वो भी जो कोर्ट ने परमिट की, वही क्या कहलाएंगे? ओरल एविडेंस कहलाएंगे। यानी कि ओरल एविडेंस का मतलब हर स्टेटमेंट नहीं, इट मींस ओनली सच स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और कोर्ट रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस। विटनेस भी कौन सा? इन रिलेशन टू सच मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। बट इफ अ विटनेस इज अनेबल टू स्पीक, तो he may give his evidence in any manner in which he can make it intelligible as by writing or by signs। अगर विटनेस बोल नहीं सकता तो लिख करके या साइंस के द्वारा, ठीक है जी, क्या कर सकता है? प्रॉपर अपनी बात समझा सकता है, अपना ओरल एविडेंस दे सकता है। ओरल एविडेंस हमेशा कैसे होने चाहिए? डायरेक्ट होने चाहिए। समझ गए भाई? व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस? सुन लो। कह रहे सेक्शन 55 BS से ओरल एविडेंस हैज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग। हम कह रहे जो अपना ये है ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसने एक अलग ही मतलब दिया है ओरल एविडेंस को। आई बात समझ में? कैसे? कह रहे इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ओरिजिनल एविडेंस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हियरसे एविडेंस। हमारा जो BSA है उसने क्या बोला? ओरल एविडेंस मस्ट बी, बोलो भाई, डायरेक्ट। तो कह रहे हैं अगर ये डायरेक्ट है तो कैसा एविडेंस है ये?
ओरिजिनल है, अदरवाइज ये ओरिजिनल नहीं है। तो हमारे बीएसए ने ओरल एविडेंस का एक अलग ही मतलब दिया, क्या बोला? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। आई बात समझ में? यानी कि हमारे बीएसए ने ओरिजिनल एविडेंस की बात कर दी, जो किससे अलग है? हियरसे एविडेंस, एंड इट इज नॉट यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्शन टू सर्कमस्टांशियल और प्रिजम्पटिव एविडेंस। मतलब ओरल एविडेंस अलग है इन सब से, किससे? सर्कमस्टांशियल और प्रिजम्पटिव एविडेंस से। सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होते हैं? जो सर्कमस्टांसेस बताते हैं। हम बोलते हैं ना कि देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सुसाइड का केस नहीं है, मर्डर किया गया है, ठीक है जी, लेकिन इसे दिखाया क्या जा रहा है? सुसाइड। सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या चीजें थी, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी होते हैं, ये पढ़ो, देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, ठीक है जी, दो चीजें बताई थी। पहला, ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, एंड ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। यानी कि इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस व्हाटएवर बी डायरेक्ट। दैट इज टू से ओरल एविडेंस हमेशा कैसे होनी चाहिए? डायरेक्ट। यानी कि इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी सीन, यानी कि ओरल एविडेंस दिया जा रहा है किस चीज के रिगार्डिंग? किसी ऐसे फैक्ट के रिगार्डिंग जिसे क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। तो कह रहे इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही सो इट। तो फिर अगर कोई ऐसा फैक्ट था जिसे देखा जा सकता था, तो विटनेस वही आए जिसने एक्चुअल में वो चीज देखी हो, वो देखा गया हो जिस पर्सन के द्वारा। वो नहीं आ रहा, उसने किसी और को बताया, वो आ रहा है, तो वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, वो हियर से एविडेंस बन गया। आई बात समझ में? यानी कि इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी हर्ड, तो इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही हर्ड इट। कह रहे अगर आपका एविडेंस ऐसा है जिसका सुना जा सकता था, गोली चलने की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज, ठीक है जी, आ रही है क्या बात समझ में? तो वही पर्सन आए जिसने एक्चुअल में उसे सुना हो। एंड इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंस, किसी और सेंसेस के द्वारा। और कौन सी सेंसेस हो गए भाई? फील कैसे फील करना? सेंसेस कौन सी सेंसेस? हो गया बेटा, देखना, सुनना, स्मेल करके, सूंघ करके, ठीक है। क्या है इसमें? क्या हंसने की बात है? हैं? कहीं आग लगी है, जलने की बदबू आएगी या नहीं आएगी? है भाई? हंस रहे हैं बताओ। टच करके, ठीक है जी। अगर कहीं आग लगी होगी तो बाहर से वो दीवार या वो गेट गर्म हो गया होगा या नहीं हो गया होगा? बोलो भाई। तो कह रहे अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसको विच कैन बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंस, स्मेल करके, सूंघ करके, छू करके, तो कह रहे और इन एनी अदर मैनर, या किसी भी तरीके से, तो इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही परसीव्ड इट बाय दैट सेंस और इन दैट मैनर। तो वही विटनेस आए जो ये कह रहा है कि हाँ मैंने ही क्या किया था, उस चीज को महसूस किया था। आई बात समझ में? बोलो भाई। एंड इफ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन, मुझे लगता है, ठीक है जी, और टू द ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियन इज बेस्ड, या फिर मैंने रिसर्च करके ये पाया, या मैंने उस जगह का एनालिसिस करके ये जानने को मिला। ओपिनियन जनरली जैसे डॉक्टर्स ओपिनियन देते हैं, ठीक है जी। मौत कैसे हुई? हमने पोस्टमार्टम किया तो पता लगा है जी कि वैसे तो फांसी दी गई है, इस पर्सन को फांसी पे लटकता हुआ मिला है ये, बट इसकी मौत फांसी से नहीं हुई, इसकी मौत जहर से हुई है। सुसाइड दिखाने के लिए इसको बाद में लटकाया गया। आ रही है बात समझ में? यानी कि अगर वो ओपिनियन है या किसी ग्राउंड्स पे, तो इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियन ऑन दोस ग्राउंड। तो फिर वही पर्सन आए जिसकी वो ओपिनियन है, समझ गए भाई, जिसके पास कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पे उस ओपिनियन को बनाया गया है। आ गई बात समझ में? ये आपका ओरल एविडेंस होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस, तो आपको पूरा बताना है। जितना मैं पढ़ाऊंगा आज शॉर्ट में बताना कि एविडेंस दो तरीके के होते हैं, ओरल होते हैं, डॉक्यूमेंट्री होते हैं। डॉक्यूमेंट्री दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओरल डायरेक्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय ओरल एविडेंस। शुरुआत ऐसे करनी है, ओरल ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। समझ गए भाई?
फिर ये लिखना सीधा कि ओरल एविडेंस के रिगार्डिंग दो रूल है। पहला, सारे फैक्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को छोड़ के इसके द्वारा प्रूव किए जा सकते हैं। दूसरा, ओरल एविडेंस इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट। फिर सीधा ये लिखना डायरेक्ट एविडेंस। हमारा सेक्शन 55 क्या कहता है बीएसए का कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होने चाहिए, यानी कि फिर ये लाइन लिखनी और इन्हीं के नंबर मिलेंगे, पहले बता। नियत करके घर जा करके याद करके लिख लेना, अन्यथा पेपर में ये लिखोगे ओरल एविडेंस आर दोज एविडेंस विच आर गिवन ओरली विच आर नॉट इन रिटन फॉर्म। सपोज मिस्टर ए सीन कि उसने देखा कि किसी का मर्डर हुआ, तो मिस्टर ए कैन गिव सच एविडेंस बाय स्पीकिंग एंड इफ ही इज नॉट एबल टू स्पीक देन ही मे राइट। फिर यही लिख के आओगे सब आलतू फालतू, उसने देख लिया उसका मर्डर हो रहा था, क्योंकि आप एग्जाम्पल्स याद कर लोगे, सुनने में इंटरेस्टिंग लगते हैं, पेपर में वही उतारोगे। फिर मत सोचना कि आपको नंबर मिल जाएंगे। ये लाइन सबसे जरूरी है। यानी कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट कब कहलाएगा? इफ इट इज रिलेटेड टू अफेक्ट विच कैन बी सीन देन इट मस्ट बी गिवन बाय सच पर्सन हु सॉ इट। If it is related to such effect which can be heard, then it is direct when it is given by such person who heard it. And if it can be perceived by any other senses or in any other manner, then such evidence should be given by such person who perceived that or felt that. आई बात समझ में? And if it is related to opinion, आई बात समझ में? If it is related to some opinion or grounds on which such opinion is held, then it must be the evidence of the person who holds that opinion on that grounds. Clear? बोलो भाई। However, the opinion of experts expressed in any treatise commonly offered for sale and the grounds on which such opinions are held may be proved by production of such treatises if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards as unreasonable. आई बात समझ में? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मान के चलो ये इसकी बात हो रही है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि ओपिनियन एक्सपर्ट की है, वो बेस्ड है किसी ऐसी चीज पे। अब ट्रिटाइज वर्ड का मतलब वैसे होता है कि मतलब काफी ज्यादा जो कंटेंट लिखा गया होता है, मतलब रिसर्च कह लो, बुक कह लो या रिपोर्ट कह लो। पोस्टमार्टम की जैसे रिपोर्ट बनती है ना, रिपोर्ट आई है किसी चीज पे, मेंशन किया गया, लिखा गया है। और कुछ किताबें होती है जो जनरली सेल होती है, रिसर्च मटेरियल भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, हिंदी मीनिंग वैसे निबंध मिलेगा इसका देखोगे तो, बट ये डिनोट करता है लीगल सेंस में रिसर्चेस पे, रिसर्च की जाती हैं, जितनी रिसर्च होती है उनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहे अगर ओपिनियन उन चीजों पे बेस्ड है तो एक्चुअल में वो जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ट्रीटाइसिस है, उनको भी प्रेजेंट किया जा सकता है अगर उनका ऑथर नहीं मिल रहा है या वो अब एविडेंस देने के काबिल नहीं है, या फिर कोर्ट का ऐसा लग रहा है कि उनको बुलाएंगे तो ज्यादा देर हो जाएगी या डिले हो जाएगा या एक्सपेंस काफी ज्यादा लग जाएंगे, तो उस बेसिस पे भी क्या किया जा सकता है, ओरल एविडेंस को उठाया जा सकता है। ये वाला अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हो। ये पढ़ो, फर्दर इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट, कोर्ट में इफ इट थिंक्स रिकवर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शन। कह रहे ओरल एविडेंस अगर आपका किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में या किसी चीज के होने के बारे में है तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि वो चीज लेकर के आओ। ठीक है जी, ताकि इसके ओरल एविडेंस को जेन्युइन माना जा सके, डॉक्यूमेंट को छोड़ के। क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट से प्रूव करने पे आओगे तो वो ओरल एविडेंस नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। समझ गए भाई? डन। कह रहे अगर oral evidence, if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing, कि किसी चीज के हालात के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में बता रहा है, तो वहां पे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है उस चीज को प्रोड्यूस किया जाए। कि मैंने देखा था जी उस दिन कि वहां पे उस कमरे के पर्दे में आग भी लगी हुई थी, तो कोर्ट कह सकता है भाई चेक करो क्या वहां का पर्दा जला हुआ है या नहीं जला हुआ है, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। आ रही है बात समझ में भाई? ओरल एविडेंस किसी ऐसे चीज के बारे में जी मैंने देखा था, ठीक है जी, कि वो उस छत से कूद करके भागा था, तो वहां पे चेक करवाया जा सकता है कि शू के जो मार्क्स है वो तो आए होंगे, निशान तो आए होंगे जूतों के या किसी भी चीज के जो पहन के भागा था, तो कह रहे उस चीज को कोर्ट चाहे तो मंगवा भी सकता है। ओरल एविडेंस का मतलब यही लिखना जो मैंने बता दिया, ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है,
ये लाइन पक्का लिखनी है भाई। ओरल एविडेंस मींस स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट में परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर हिम बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ इफेक्ट। ठीक है क्या, अंडर इंक्वायरी। डन। ओरल एविडेंस डायरेक्ट होने चाहिए और ये लाइन बतानी है डायरेक्ट एविडेंस किसे कहते हैं। ओके, ये था ओरल एविडेंस। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लोज डी, डॉक्यूमेंट का मतलब बता रहे हैं पहले। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks or any other means or by more than one of those means, मतलब letter plus figures या letter plus marks या figure plus marks या कोई और तरीके से intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records। सबसे पहले यही बताना है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी मैटर जिसको एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, किसी भी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है किसी सब्सटेंस पे। सब्सटेंस बोले तो पेपर भी हो सकता है, पत्ता भी हो सकता है। पत्तों पे लिखते थे ना पहले पुराने जमाने में। कागज का टुकड़ा हो सकता है, कोई लकड़ी पे कुरेद करके। आई बात समझ में? दीवार पे, मतलब ऐसे समझो किसी भी, जैसे अलग अलग पेपर आते हैं तो उनके ऊपर भी किसी भी सब्सटेंस पे उसे रिकॉर्ड किया गया है, लेटर्स के, फिगर से, मार्क्स की मदद से। आई बात समझ में? चिन्ह बना करके कोई, समझ गए क्या? या किसी भी तरीके से इनका यूज करके। क्यों? ताकि उसे यूज किया जा सके रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे सीधी सी बात है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कागज पे नहीं लिख रहा, मैंने यहां पे लिख दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है जी, तो ये लो, हो गया ना स्टोर। तो जरूरी नहीं है ऑन पेपर। कह रहे डिजिटल रिकॉर्ड भी हो सकता है जिसको क्या किया गया है, इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया ताकि उसको क्या किया जा सके, रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा जा सके। आई बात समझ? बोलो भाई। या कोई और फाइल हो गई, देखो क्या लिखा है, अब समझ गए। एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। कोई एक्सेल सीट है, पीडीएफ फॉर्म में कोई डाटा है। अभी क्लास के बाद याद दिलाना, कुछ जरूरी बात बतानी आप सबको। And according to section 56, the contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होते हैं भाई? कह रहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब बाद में समझना, पहले ये समझो डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट वो होता है बेटा, कोई भी ऐसा मैटर जिसे एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है या किसी भी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है किसी सब्सटेंस पे, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स या किसी और तरीके से। आई बात समझ में? क्यों? ताकि उसे क्या किया जा सके, यूज किया जा सके, या मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। समझ गए भाई? क्लियर? श्योर? और 60 सेक्शन 56 क्या कहता है जी? प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन 2 वेज, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है भाई? प्राइमरी, सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी? ये 2 वर्ड पक्का लिख देना भाई। सबसे जरूरी है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ये 3 वर्ड, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। प्राइमरी एविडेंस और कुछ भी नहीं, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। मतलब मेरा पासपोर्ट खुद अपने आप में क्या है, यही प्राइमरी है। आ गई बात समझ में? सबसे असली, सबसे सच्चा, सबसे अच्छा यही है। इसकी फोटो कॉपी, आई बात समझ में? कार्बन कॉपी, इसकी फोटो मेरे फोन में फोटो खींच के रख रखी है मैंने, पीडीएफ बना रखी है, सब झूठ है। मतलब सब, इसके आगे सब क्या है, सेकेंडरी है। आ रही है क्या बात समझ में? मेरा आधार कार्ड, खुद आधार कार्ड क्या है, प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। उसकी फोटो पड़ी है मेरे फोन में, वो सेकेंडरी है। आई बात समझ में? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, डॉक्यूमेंट खुद है तो वो प्राइमरी है, वो नहीं है फिर चाहे उसकी किसी भी तरीके की मैकेनिकल कॉपी, फोटो कॉपी, ईटीसी ईटीसी, सब क्या है जी, सेकेंडरी। समझ गए ये चीज? क्लियर? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए। सेक्शन 57।
मेरे पास मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड है, ठीक है जी, और इसकी फोटोकॉपी भी है, ये रही। आई बात समझ में? कौन सा लेकर के जाऊं? इस पे मैंने साइन भी कर रखा, ये नहीं चलेगा? ओरिजिनल लेके जाऊं या ये है? ओरिजिनल। हमेशा याद रखना, सबसे अच्छा एविडेंस ही लेके जाओ, समझ गए? मैं फोटोकॉपी ले गया, सामने वाले ने किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन उठा दिया, फिर मैं कहता हूं रुको जज साहब, अभी गया अभी आया, ये लो ओरिजिनल। जज क्या कहेंगे? भाई साहब जब ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ले आओ ना। तो प्राइमरी एविडेंस सबसे बेस्ट होता है, और रूल है कि सबसे बेस्ट एविडेंस ही क्या करें आप? पेश करें। आ रही है बात समझ में? द रूल दैट द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन ऑफ विच द नेचर ऑफ केस परमिट्स। जिस भी तरीके का केस है आपका, उसमें जो सबसे बेस्ट एविडेंस है उसे ही पेश करें। एंड इट हैज ऑफन बीन रिगार्डिंग एज एक्सप्रेसिंग द ग्रेट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अपॉन विच द लॉ ऑफ एविडेंस डिपेंड्स। और ये वो सबसे अच्छा सिद्धांत है जिसपे आपका पूरा लॉ ऑफ एविडेंस टिका है। कह रहे द जनरल रूल रिक्वायरिंग प्राइमरी एविडेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉमनली सेड टू बी बेस्ड ऑन द बेस्ट एविडेंस प्रिंसिपल। कह रहे जो रूल है ना कि प्राइमरी एविडेंस ही लेकर के आओ, ये किस चीज पे बेस्ड है? कि बेस्ट एविडेंस प्रिंसिपल पे, एंड टू बी स्पॉटेड बाय द सो कॉल्ड प्रिजम्पशन। और इस सोच पे भी चलता ही है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है सोच, ठीक है जी, और थिंकिंग वाले नहीं है, मतलब जो इन्फ्रेंस आप ड्रॉ कर सकते हो, कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। जैसे मैंने बताया था ना, एक दिन हमने एग्जांपल डिस्कस किया था बीएनएस में, मान लो आप क्लास से बाहर निकले और आपने देखा एक पर्सन गिरा हुआ है खून में लथपथ और एक गाड़ी बहुत स्पीड में दौड़ के गई है, तो हमारी प्रिजम्पशन क्या बन जाएगी सिचुएशन को देख करके? ये गाड़ी वाला इसे टक्कर मार के क्या है, भागा है। अभी आ रही है बात समझ में? तो कह रही ये प्रिजम्पशन चलती है क्या? इफ इंफीरियर दैट if inferior evidence is produced where better might be given, the latter would tell against the withholder। कह रहे जहां पे आप अच्छा एविडेंस दे सकते थे वहां पे आपने कम अच्छा इंफीरियर एविडेंस दिया है, तो ये चीज आपके अगेंस्ट में ही जाएगी। आप ओरिजिनल छुपा के क्यों रखना चाह रहे थे? कोई गड़बड़ थी क्या? या डुप्लीकेट बनवा के लाए हो? ये अगर था तो ओरिजिनल क्यों नहीं लाए? कह रहे आपके अगेंस्ट में जा सकती है ये बात, समझे क्या? तो कह रहे ये प्रिजम्पशन पे चलता है कि इंफीरियर एविडेंस अगर प्रोड्यूस किया जहां पे आप बेटर दे सकते थे, तो द लेटर वुड टेल अगेंस्ट द विदहोल्डर, यानी कि जो बाद वाला वो आपके अगेंस्ट में भी जा सकता। समझ गए भाई? प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। क्लियर? और हमेशा प्राइमरी एविडेंस ही देना चाहिए अगर डॉक्यूमेंट की बात है। क्लियर? बोलो भाई। एविडेंस कितने तरीके के होते हैं? दो। पहला बस प्राइमरी, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है आपकी कि आप कितना प्रेजेंट है, सुन रहे हैं। ओरल और डॉक्यूमेंट्री होता है। ये जो आधे बच्चे कह रहे प्राइमरी और सेकेंडरी, गलत है। ध्यान दो, एविडेंस दो ही तरीके के होते हैं, एक ओरल, दूसरा डॉक्यूमेंट्री। इसके पार्ट है डॉक्यूमेंट्री के, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आई बात समझ में? ध्यान दें, क्लास में ही रहें। सेकेंडरी एविडेंस कौन से हैं? कह रहे सेकेंडरी एविडेंस इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ कंपेयर्ड कॉपीज या सर्टिफाइड कॉपीज या कॉपीज, यानी कि और कॉपीज मेड बाय सच मैकेनिकल प्रोसेसेस एज इन देमसेल्फ एंश्योर एक्यूरेसी। सेकेंडरी एविडेंस वो होते हैं जो कंपेयर्ड कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी की फॉर्म में होते हैं, या ऐसी कॉपी के फॉर्म में होते हैं जिनको मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है, जो अपने आप में एक्यूरेसी दिखाते हैं। एक्यूरेसी दिखाते हैं का मतलब जो ओरिजिनल जैसा ही शो करते हैं खुद को। एंड सेक्शन 58 डिफाइंस द काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस परमिटेड बाय द संहिता। 58 बताता है कि कौन कौन से सेकेंडरी एविडेंसेस अलाउड है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स। डेफिनेशन देख रहे हो? मींस एंड इंक्लूड्स कितने प्रकार की डेफिनेशंस होती हैं? दो, तीन। कौन कौन सी? एक होती है मींस, जो मीनिंग बताती है। दूसरी होती है सिर्फ इंक्लूड्स,
जो लिस्ट दे देती है किसका है, और तीसरी होती है मीन्स एंड इंक्लूड्स। आई बात समझ में? तीन प्रकार की डेफिनेशंस होती है। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब क्या है? ये संहिता कहता है सिर्फ यही सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, इसके अलावा हम सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानेंगे। पहला, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस आफ्टर सेक्शन 58। सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस आफ्टर सेक्शन 58 जो बताए गए सर्टिफाइड कॉपीज, इसको हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया कि फोटोकॉपी करवाने के बाद अगर आप साइन कर देते हैं अपने, तो दैट इज आप सेल्फ सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो फोटोकॉपी है ये जेन्युइन है। दूसरा, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, ओरिजिनल से बनाई गई हैं जो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, विच इन themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copy। मतलब जैसे फोटोकॉपी मशीन, अगर आप फोटोकॉपी करते हो तो वो एक्यूरेट ही निकालता है उसको, जैसा है वैसा एज इट इज, तो उसको सेकेंडरी एविडेंस मान सकते हैं। जी ओरिजिनल तो नहीं है, ये कॉपी पड़ी है मेरे पास, देख लो फोटोकॉपी। या कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ओरिजिनल से बनाई है कॉपी, कैसे भी बनाई हो। फोर्थ, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। काउंटर पार्ट्स याद हो तो आपने आर्बिट्रेशन में भी पढ़ा था, ठीक है भाई, एक डॉक्यूमेंट के दो हिस्से होते हैं जनरली, एक एग्जीक्यूटर के तरफ पास होता है, एक दूसरी पार्टी के पास होता है, तो कह रहे उन काउंटर पार्ट्स को भी हम क्या मान सकते हैं? सेकेंडरी एविडेंस मान सकते हैं। फिफ्थ, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। ध्यान देना, ओरल एविडेंस नहीं बोलेंगे, ऐसा कह रहे, देखो एक स्टेटमेंट दी है ओरली उस पर्सन ने जिसने खुद ने वो डॉक्यूमेंट देखा था, आ रही है क्या बात समझ में? उसको भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मान सकते हैं, सेकेंडरी वाला। जैसे हॉटस्टार पे एक सीरीज थी स्पेशल ऑप्स करके, स्पेशल ऑपरेशंस, ठीक है, के मैनन की, तो आई थिंक सेकंड सीजन में उसका स्पेशल ऑप्स 1.5 था मे बी, या फर्स्ट वाला जो था, उसमें जब वो एक जगह पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहां से ना जो भी टेररिस्ट या वट जो भी पर्सन था वो भाग जाता है, और वो जाते हुए ना जला देता है पासपोर्ट वगैरह और चीजें वगैरह, ओरिजिनल से कह दो, वो जला देता है वहां। तो जब वो जल रहा होता है तो वो ना देख लेता भाई उस पर क्या आइडेंटिटी लिखी थी, क्या नाम था, क्या चीजें थी। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको मत लिख के आना पेपर में, ठीक है ना। तो मतलब एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके कंटेंट को किसी पर्सन ने देखा है वो बता रहे हैं, तो कह रहे उसको हम प्राइमरी तो नहीं मानेंगे लेकिन सेकेंडरी उसको मान सकते हैं। आई बात समझ? बोलो भाई। ओरल एडमिशंस, इसको भी क्या माना जा सकता है? सेकेंडरी। रिटन एडमिशंस, एडमिशन और कन्फेशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे। या फिर एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामाइंड अ डॉक्यूमेंट the original of which consist of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in the court and who is skilled in the examination of such document। एक रजिस्टर है बहुत बड़ा, ठीक है जी, और मान लो वो रजिस्टर कहीं रखा है, उस पूरे रजिस्टर को लाना पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत सारी एंट्रीज है, काफी पुराना हो चुका है, तो उस रजिस्टर को वहां से हिलाया गया और किया गया तो वो हो सकता है उसके पन्ने बिखर जाएं, वो खराब हो जाए। तो कोई स्किल्ड पर्सन अगर उसके ओरिजिनल को चेक कराता है और फिर आके बताता है हाँ जी मैं देख करके आया हूं उसमें ये चीज है, और वो पर्सन स्किल्ड पर्सन होना चाहिए कि वो जो जेन्युइन एग्जामिनेशन कर सकता है उन डॉक्यूमेंट्स के, तो वो एग्जामिनेशन के बाद आकर के बताएगा। अब कहने को वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, वो तो बोल के बता रहे हैं, अपनी रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसको सेकेंडरी एविडेंस माना जा सकता है। तो ये याद कर लेना सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पहले कौन से होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में? प्राइमरी, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। दूसरे कौन से होते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी जो प्राइमरी से बनाए जाते हैं, किस किस को मानते हैं? इनको मानते हैं। इलस्ट्रेशन ये वाली लिख सकते हो, ठीक है जी। पहली इलस्ट्रेशन कह रहे हैं, अ फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स। लाइक मेरे फोन में मेरे आधार कार्ड की, पैन कार्ड की फोटो है, तो वो क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है। ऑल्दो द टू हैव नॉट बीन कंपेयर्ड इफ इट इज प्रूव्ड दैट द थिंग फोटोग्राफ वाज द ओरिजिनल। कह रहे हैं मतलब कह रहे हैं एक फोटोग्राफ किसी ओरिजिनल की वो सेकेंडरी एविडेंस होती है उसके कंटेंट्स की। दो द टू हैव नॉट बीन कंपेयर्ड, कह रहे हैं ऑल्दो ने कंपेयर नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये पता लग गया कि फोटो ओरिजिनल है, ठीक है, फोटो की भी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं पता है क्या? बोलो भाई, जब आप फोटो खींचोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज बन जाती है मोबाइल में, किस दिन किस जगह पे कितने अपर्चर के साथ खींची गई है, और उसको बाद में अगर एडिट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है।
आई बात समझ में? तो कह रहे उसको अगर हम ये प्रूव कर लेना कि फोटो ओरिजिनल है, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ वो सेकेंडरी एविडेंस क्या है, उसी प्राइमरी से बना है, ओरिजिनल से। समझ गए भाई? दूसरा, समझ गए ना पहले वाला एग्जांपल, कि एक फोटोग्राफ किसी ओरिजिनल की वो सेकेंडरी एविडेंस होती है, ऑल्दो अभी कंपेयर नहीं की, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि फोटोग्राफ ओरिजिनल है, तो ऐसे मैच करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल। और इसको अगर फोटो ओरिजिनल है तो इट मीन्स क्या, एक्चुअल में खींची गई। समझ गए क्या? दूसरा कह रहे हैं, अ कॉपी compared with a copy of a letter made by a copying machine is secondary evidence of the contents of the letter if it is shown that copy made by the copying machine was made from the original। कह रहे एक फोटो कॉपी को भी सेकेंडरी एविडेंस मान सकते हैं अगर ये प्रूव हो जाता है क्या, कि ये जो फोटो कॉपी है ये ओरिजिनल से ही की गई है कॉपिंग मशीन के द्वारा, जो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देती है। समझ गए भाई? A copy transcribed from a copy but afterwards compared with the original is secondary evidence। एक ट्रांसक्रिप्ट कॉपी बनाई गई किसी कॉपी से, बाद में कंपेयर किया गया, ओरिजिनल से मिला करके देखा गया, तो कह रहे हैं वो भी मान लेंगे, बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। इन शॉर्ट ऐसे समझो, एक कॉपी है, इसकी कॉपी बनाई गई, इस कॉपी को मैच किया ओरिजिनल के साथ, तो ये वाली सेकेंडरी है, ये नहीं कहलाएगी क्योंकि इसको मैच नहीं किया गया। ऐसे ही लिखा है, कॉपी ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम ए कॉपी, एक कॉपी से कोई कॉपी बनाई गई किसी चीज की, बाद में ओरिजिनल से कंपैरिजन किया, आई बात समझ में, तो वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगी, बट द कॉपी जिसका कंपैरिजन नहीं किया वो नहीं बनेगी। कह रहे ऑल्दो कॉपी फ्रॉम विच इट वाज ट्रांसक्राइब्ड वाज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। कह रहे ऑल्दो इसी से इसको बना के इसको कंपेयर कर लिया, ये वाली तो कहलाएगी, ये नहीं कहलाएगी। अभी सर क्या बात कर रहे हो? मतलब ये बहुत पुराना डॉक्यूमेंट था, ऐसे समझ लो, पुरानी कॉपी थी जो खराब हो रखी है, लेकिन कैसे न कैसे इसको रिकवर करके एक नई कॉपी निकाली गई है। जैसे पुरानी फोटोग्राफ्स नहीं होती, बोलो भाई, या किसी डेटा को मतलब उसके थ्रू उसकी मदद से एक नया बनाया गया और उस कॉपी को कंपेयर कर लिया, तो ये वाली सेकेंडरी कॉपी बन जाएगी, ये वाली नहीं बनेगी ऑल्दो। ठीक है? एंड फोर्थ, नाइदर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल नॉर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ फोटोग्राफ और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। आप कह रहे हो जी मेरे पास आधार कार्ड है घर पे रखा, उस पर ये नाम लिखा हुआ, तो मेरा यही नाम है? नहीं, कह रहे ओरल अकाउंट कभी भी दोगे ऑफ अ कॉपी कंपेयर्ड विद, हाँ जी मैंने मैच करके देखा था, इस फोटो कॉपी को ओरिजिनल से मैच कर रही थी, इसको सेकेंडरी एविडेंस हम नहीं मानेंगे। ठीक है क्या? ये फोटो जी मैंने देखी थी, फोटो कॉपी मशीन से हुई थी, उसी की है ना, जब तक कंपेयर नहीं कर लेते तब तक क्या नहीं माना जाएगा कि वो ओरिजिनल से बनी है, ये नहीं मानेंगे, उसे सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानेंगे। क्लियर? बोलो भाई। सेकेंड, नहीं, इसमें लिखा है बनाई है कॉपिंग मशीन से, इसमें ट्रांसक्रिप्ट लिखा गया किसी और तरीके से बनाई है। इसमें ये तो एग्जाम्पल है बेटा, इन्हीं के तो एग्जाम्पल है, ये कह लो भाई, इस पॉइंट का एग्जाम्पल है, ये कह लो ये वाला। समझ गए? अलग पॉइंट नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि ये वाले भी सेकेंडरी हैं ये वाले भी सेकेंडरी हैं, ये तो एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, कि इसको मानेंगे इसको मानेंगे इसको नहीं मानेंगे, ये एग्जाम्पल है, प्रोविजन का एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशंस ये। हाँ, नहीं, इसमें मैकेनिकल प्रोसेस लिखा है, इसमें कोई और प्रोसेस है। सारी चीज एक्ट को, लॉ को इंक्लूड करनी पड़ती है, वरना लूप होल्स निकाल लेंगे लोग। हर एक प्रोविजन ड्राफ्ट किया जाता है तो अलग तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, ताकि कोई भी चीज, अब ऐसे एक बात बताओ, जब एक पर्सन ने देखा होता है किसी चोर को भागते हुए या कातिल को, स्केच नहीं बनवाते उसका? स्केच कैसे बना है? ओरल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बनाया गया ना, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में तो वो बाद में आया है, ऐसे समझो, वो जो स्केच है, फिर फोटोग्राफ, वो जो स्केच बनता है उसको अपने डाटाबेस में मैच करते हैं, इस पर्सन से इसका चेहरा मिल रहा है, फिर देखते अरे यार इसका तो चेहरा इससे मिल रहा है और ये तो एक्चुअल में मर्डरर है, पहले भी केस लगे हुए हैं। आई बात समझ में? कंपेयर करके फिर वो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि स्केच ओरिजिनल है या नहीं, ऐसे समझो। कॉपी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, स्केच आर्टिस्ट बना सकता है कॉपी, फोटोस्टेट मशीन से बना सकते हो, फोटो खींच के प्रिंट करवा सकते हो, स्कैन करके प्रिंट करवा सकते हो, सारी अलग अलग चीजें हैं। डायरेक्ट कॉपी निकालना, स्कैन करके कॉपी निकालना, फोटो खींच के कॉपी निकालना, बात तीनों में ही एक है,
बट तीनों अलग प्रोसेस हो गए ना। सेक्शन 60 बताता है कि सेकेंडरी एविडेंस कहां पे दे सकते हो, आपके अनुसार कहां दे सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस? बिल्कुल सही बात, जहां पे प्राइमरी अवेलेबल ना हो पा रहा हो वहां पे हम सेकेंडरी एविडेंस देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी है तो प्राइमरी दो। कह रहे सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली कब कब? व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन द पोजेशन और पावर। कह रहे जब आप सेकेंडरी इसलिए देते हो, रीजन बिंग की ओरिजिनल जो है वो किसके पोजेशन या किसके पावर में है? ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज शोड टू बी प्रूव्ड। जिसके अगेंस्ट में एविडेंस देना है ओरिजिनल उसी के पास रखा है तो आप सेकेंडरी दे सकते हो। और ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या ऐसे पर्सन के पास है जो कोर्ट की पहुंच में नहीं है अभी, या जिसका मतलब ऐसे कह लो ताल्लुकात नहीं है उस प्रोसेस से। और ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। भाई आप सेकेंडरी दे सकते हो, आई बात समझ में? कब? जब ओरिजिनल प्रोड्यूस करने का अधिकार किसी और का है, ओरिजिनल वही ला सकते हैं, तो अभी तक आप क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी दे सकते हैं। आई बात समझ में? बोलो भाई। एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड इन सेक्शन 64 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस्ड, या फिर कह रहे हैं जिनसे मंगवाया था वो नहीं देता ओरिजिनल, तो फिर क्या किया जा सकता है? सेकेंडरी लिया जा सकता है। और कब दे सकते हैं? When the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest। मतलब कह रहे हैं जब existence, condition या content जो थे original के वो prove किए जा चुके हैं, have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved। भाई जिसके अगेंस्ट में प्रूव किया जाना है उसके पास है, या कह लो उसके पोजेशन में है, ये चीज पता लग चुकी है, तो भी क्या कर सकते हैं? अभी सेकेंडरी दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? कह रहे जब ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है या गुम हो गया है, या जो पार्टियां सेकेंडरी एविडेंस दे रही है, ठीक है, ऑफ इट्स कंटेंट कैन नॉट फॉर एनी अदर रीजन, भाई उसका खुद का डिफॉल्ट नहीं है, कि लापरवाही नहीं है, किसी और कारण से वो रीजनेबल टाइम में नहीं ला सकते। जैसे जिस एरिया में रखा है, मान लो वहां अभी लॉकडाउन है, जिस एरिया में रखा है वहां पे अभी बाढ़ आ गई, ठीक है जी, एक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी रीजन, कि वो कह रहे हैं जी ओरिजिनल जहां वहां से मैं ला नहीं सकता, इस वजह से मैं अभी सेकेंडरी दे रहा हूं, तो वहां पे भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। जब ओरिजिनल ऐसा है कि उसे इजीली मूव नहीं किया जा सकता। जैसे सीधी सी बात, फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक्स एग्जांपल देता हूं। हमें ना एक कोर्ट केस में एक रजिस्टर पेश करना था, रजिस्टर में एक एंट्री दिखानी थी, स्कूल का रजिस्टर था, उस रजिस्टर में डाटाबेस था एक स्टूडेंट का, वो शो करना था। तो स्कूल अथॉरिटीज कहते भाई ये हम ये रजिस्टर नहीं दे सकते, रीजन बिंग कि इसमें रूटीन में काम भी होता है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा है। तो अब पेज फाड़ो है, कॉपी करवा के प्रिंसिपल ने सर्टिफाई कर दिया कि ओरिजिनल से ही बनाई गई कॉपी है। समझ गए भाई? ओरिजिनल इस तरीके का कि मूव नहीं किया जा सकता। When the original is a public document within the meaning of section 74, तो उसकी सेकेंडरी क्या की जा सकती है? कॉपी लाई जा सकती है। भाई वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो आप अगर अपने पास ले आए तो फिर कोई और एक्सेस कैसे कर पाएगा? तो उसके भी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। या फिर when the original is a document of which a certified copy is permitted by this अधिनियम, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी क्या कर सकते हैं आप? बोलो भाई। कॉपी दे सकते हैं। और बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स इंडिया टू बी गिवन इन एविडेंस। समझ गए भाई? भाई किसी भी लॉ में या इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा है कि सर्टिफाइड कॉपी इज अलाउड, तो वहां पे दे सकते हैं। When the originals consist of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in court, पोस्ट ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर है, पोस्ट ऑफिस के कोई डॉक्यूमेंट्स, इसमें बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मतलब ऐसे कह लो कि बहुत सारा डेटा है और उस डेटा का जो रिजल्ट है, एंड द फैक्ट प्रूव्ड इज जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन, तो भाई आप सारा नहीं ला सकते, तो भी वहां पे सेकेंडरी चल जाएगा। रीजन बिंग की जो आपका एविडेंस है वो हिस्सा है किसी बड़े डॉक्यूमेंट का। वैसे ई एविडेंस में आएगा आगे, जैसे फॉर एग्जांपल सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में एक पर्सन आता है, इधर देखता है उधर देखता है, बाइक चोरी करके ले जाता है। समझ गए? कितने सेकंड्स की या मिनट्स की क्लिप एविडेंस है?
जितने मिनट में वो काम हुआ है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, या पूरा डीवीआर उठा करके जिसमें 6 दिन की रिकॉर्डिंग है, 24-24 घंटे की, वो बैठ के चलाओगे कोर्ट में? आई बात समझ में? अब आप कह रहे हो जी इस बॉक्स में लगा हुआ है, ये बॉक्स भी लाओ, एलसीडी भी लाओ, फिर चला के दिखाएं। कई बार आप देखते हैं ना, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग प्ले करके उसके ऐसे वीडियो बना लेते हैं, तो ये सेकेंडरी ही तो है, ओरिजिनल है। ऑल्दो ये ई एविडेंस का पार्ट हम आगे पढ़ेंगे अलग, ऑडियो विजुअल फॉर्म में हो गया, बट एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसा है जो बहुत कलेक्शन का एक पार्ट है, तो वहां पे भी आप सेकेंडरी ला सकते हैं। अब इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, कह रहे क्लोज ए, क्लोज सी, क्लोज डी, इनके एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल, यानी कि इनमें सिर्फ इनकी बात हो रही है, इन केसेस में कंटेंट्स ए, सी और डी, यही है ना? ठीक है, तो ये अपने आप से पढ़ लेना। क्लोज बी में कह रहे हैं वहां पे रिटर्न एडमिशन भी एडमिसिबल है। अब रिटर्न एडमिशन मतलब कोई रिटर्न में दे देता है, भाई कोई एग्जिस्टेंस या कंडीशन या कंटेंट के बारे में बताना है, तो वो पर्सन राइटिंग में भी एडमिट कर सकता है कि हाँ जी ऐसे ऐसे ये चीजें थी। ई और एफ के लिए सर्टिफाइड कॉपी चल जाएगी, लेकिन कोई और सेकेंडरी नहीं चलेगा। जी के लिए कह रहे हैं जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामाइंड देम, ठीक है, यानी कि किसी पर्सन ने खुद एग्जामिनेशन करके आया, जी हाँ मैं देख करके आया हूं, ये चीजें हैं, ये एंट्रीज वहां पे थी, तो वो पर्सन भी क्या कर सकता है, स्किल्ड पर्सन जो है एग्जामिनेशन करके फिर बता सकता है हाँ इसमें ये चीजें प्रेजेंट थी या प्रेजेंट नहीं थी। ये वाले मत भी याद करना चाहिए। लेकिन कौन कौन से सेकेंडरी होते, मतलब किन किन सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं वो याद करें। डन, इतना पढ़ाऊंगा अभी। ओरल एविडेंस समझ में आया? बोलो भाई। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समझ में आया? कितने तरीके के होते हैं? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ गया? जितना पढ़ाया है इतना पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। आज की क्लास में 2-3 क्वेश्चन हो गए, पहला ओरल एविडेंस, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तीसरा प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क बताओ। डन, अभी के लिए इतना डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन जो पढ़ाया उसे रिवाइज करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।